नेताओं का हर कदम राजनीति से प्रेरित होता है और एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि सत्ता प्राप्त करना, कुर्सी पर बैठना। अगर हम या आप उसको अपने हित में सोच लेते हैं कि नेता हमारे हित में कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारी और आपकी बस बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वां चरण चुनावी मुद्दा कब और कैसे बन गया, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे कब-कब खुद सरकार की तरफ से संकेत मिला है कि 7वां चरण चुनावी मुद्दा हो गया। सबसे पहले इसमें जो है 2 अवसरों पर सरकार ने संकेत दिए। पहला अवसर शिक्षा मंत्री का खुद का वायरल ऑडियो। जिस समय शिक्षा मंत्री नए-नए शिक्षा मंत्री बने हुए थे, उस समय उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने किसी अभ्यर्थी से बात करते हुए या फिर किसी से कॉल पे ही बात करते हुए कहा था। आप लोग को याद होगा जिस समय जो अभी शिक्षा मंत्री है नए-नए बने थे, उस समय फ़ोन पे खूब बात करते थे और बात करने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें बता भी देते थे। खुल के नहीं बताते थे लेकिन इशारों-इशारों में संकेत दे देते थे। हालाँकि अब ऐसा करना मुश्किल हो गया है। अब वो पूरा ट्रेनिंग ले चुके हैं, अब पहले की तरह बात नहीं करते। उस वायरल ऑडियो में उन्होंने ये बोला था एक अभ्यर्थी को कि बहाली का क्या है, बहाली हम दे देंगे, चुनाव से 6 महीना पहले आ जाएगा। वो ऑडियो याद कीजिए, ठीक है? जिन लोगों को ऑडियो याद होगा, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि शिक्षा मंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है। स्पष्ट बात है कि चुनाव तक खींचना है, चुनाव वही है 2024 में लोकसभा का और 25 में विधानसभा का। दूसरा अवसर एक बार खुद सरकार की तरफ से ही आया कि शीतकालीन पहले से शिक्षा मंत्री का बयान कि नीति तो आ जाएगी। शीतकालीन सत्र का महीना था पिछले साल नवंबर में और विधानसभा के सामने एक पत्रकार ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि 7वां चरण दे देंगे और इसी बीच में किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि नियमावली का क्या है, कि नियमावली कब तक आएगी। तो ज़रा वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री के उस बयान का एक लापरवाही भरा अंदाज है। उसमें वो कहते हैं कि नीति तो आ जाएगी। नीति तो आ जाएगी कहने का क्या मतलब है? उन्होंने बोला बस इतना है कि नीति तो आ जाएगी, लेकिन जो चीज़ नहीं बोला है, वो ये है कि 7वां चरण कब आएगा, ये बात नहीं बोला उन्होंने। 7वां चरण कब आएगा, इसको उन्होंने छुपा के रख लिया और बोल दिया कि ठीक है, नीति आ जाएगी। यानी उनकी नज़र में नीति 7वें चरण के बहाली के डेट से एक छोटी-सी चीज़ है। बहाली के डेट की तुलना में नियमावली एक छोटी-सी चीज़ है, जो कि हम दे देंगे पहले बच्चों को आश्वस्त करने के लिए हम दे देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि नीति तो आ जाएगी, बहाली कब आएगी वो पता नहीं। तीसरा, जो इसमें हम लोगों ने लिखा नहीं है लेकिन आपको बताएँ, अभी हाल-फिलहाल का शायद 10 दिनों पहले की ही घटना है कि जिस दिन शिक्षा मंत्री कह के निकले कि हम पटना से साइन करके हम नियमावली पर निकले हैं और मधेपुरा में शायद तेजस्वी यादव जी का ये था भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि 7वां चरण आने में अब बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ महीनों में आपको बड़े पैमाने पर बहाली देखने को मिलेगी। तो अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, विरोधाभास क्या है कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम नियमावली पर साइन कर दिए हैं और इधर से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं क्या कि कुछ ही महीनों में अब बहाली आ जाएगी, कि बड़े पैमाने पर आपको बहाली देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में एक विरोधाभास है कि जब नियमावली तैयार हो गया, तब फिर आप कुछ महीने का समय क्यों लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि कुछ महीने क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो उस वीडियो का चर्चा भी हम लोगों ने किया है कि आखिरकार 7वां चरण का मुद्दा राजनीति से प्रेरित कब हो गया और क्यों हो गया। देखिए, स्वाभाविक बात है, राजनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो किन्हीं न किन्हीं नेताओं की बात आएगी। तो ये मत समझिए कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, चिंता मत कीजिएगा, हमने उस पार्टी को भी वोट दिया है, क्योंकि मैं जाति, धर्म ये सब देख कर वोट नहीं करता हूँ। केंद्रीय स्तर पर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय मैं वोट दूसरे मुद्दों पे करता हूँ, राज्य में मैं वोट दूसरे मुद्दे पे करता हूँ। इसलिए जिस भी नेता का आप सपोर्ट करते होइएगा, मान के चलिएगा कि आपके उस नेता को भी मैंने वोट ज़रूर किया होगा किसी न किसी अवसर पर। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की रोज़गार के मुद्दे पर विफलता तो रही है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याप्त संख्या में सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं नरेंद्र मोदी। 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो इससे पहले आपको 2019 के ही फरवरी में रेलवे की एक बड़े पैमाने पर ग्रुप डी की बहाली और स्टेशन मास्टर वगैरह की एनटीपीसी की बहाली देखने को मिली थी। उसके बाद से 4 साल हो गए हैं, जो नए युवा पास किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, उन लोगों को
किस स्तर पे आप लोगों ने कभी देखी है रेलवे की बहाली बड़े पैमाने पर? 19 के बाद नहीं देखी है। यही हाल हर क्षेत्र का है। कम से कम रोजगार के मुद्दे पर अगर विपक्ष आरोप लगाता है नरेंद्र मोदी को, तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो कट्टर समर्थक भी होंगे, उनको भी इस बात पे कोई ऐतराज़ होगा कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार विफल रही है। उस जितनी बड़ी आपने उम्मीद लगा रखी होगी नरेंद्र मोदी सरकार से कि ये हमको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी, उस मात्रा में आपको पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं करवा पाई होगी सरकार ने। इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरना है विपक्ष को। कब घेरना है? 2024 के लोकसभा चुनाव में घेरना है। 24 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो आप देखिएगा उस समय कि बिहार में महागठबंधन और जदयू की सरकार है। इधर नीतीश कुमार जो है, इनको प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसी चाहत में इन्होंने, आपको याद होगा कि एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का साथ अपनाया। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, इनको मुख्यमंत्री बनने की चाहत है बिहार की। अब क्या है कि इन दोनों के विपक्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी इनके विपक्ष में है, इनके सामने है। अब नरेंद्र मोदी का सामना करना है भाई, तो नरेंद्र मोदी का आप चाहे जैसे कह लीजिए कि उन्होंने मीडिया में अपना प्रचार करके बनवाया, चाहे जैसे भी बोल लीजिए, वर्तमान में तो प्रधानमंत्री हैं, इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा। तो इनका मुकाबला करना है तो एक कोई ऐसा मुद्दा टारगेट करना ही पड़ेगा जिस पर नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं और बिहार सरकार सफल रही है। ऐसा कोई मुद्दा आपको खोजना पड़ेगा। और वह मुद्दा कौन सा हो सकता है? आप यह नहीं दिखा सकते कि बिहार में हमने इतनी फैक्ट्रियां लगा दी हैं, बिहार में हमने लोगों का पलायन रुकवा दिया है। ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक दिन बिहार से लोग पलायन करते ही हैं, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं। तो आप ये तो नहीं दिखा सकते ना कि हम यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगा दी हैं। अगर लगाते तो पलायन रुक जाता। आपको नरेंद्र मोदी को टारगेट उस मुद्दे पर करना है जहां वो विफल रहे हैं। और विफल किस मुद्दे पर रहे? अभी ऊपर में दिखाए हैं कि रोजगार के मुद्दे पर रहे। तो रोजगार के मुद्दे पर अगर नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है तो आप क्या कीजिए कि बिहार में एक दो ऐसी बहाली निकालिए जिसका ढिंढोरा पीटना है, पूरे देश में पीटना है। और किस समय पीटना है? लोकसभा चुनाव के समय पीटना है। ऐसा ढिंढोरा पीटना है कि पूरे देश की मीडिया में एक हाइप बन जाए कि नरेंद्र मोदी का जो कद बन गया है मीडिया में, उस छवि को तोड़ने के लिए आप दिखाइए कि हम नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर काम किए। और वो काम कौन सा है? रोजगार का मुद्दा, शिक्षक बहाली का मुद्दा। क्योंकि एक बार में जब ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम एक बार में 2 लाख बहाली देंगे, 3 लाख बहाली देंगे, तो 3 लाख बहाली भाई मेरे, मुझे तो याद नहीं आता है कि इस देश में केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर भी किसी राज्य में इस तरह की बहाली हुई हो। फिलहाल ऐसा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख लोगों को अगर एक साथ रोजगार प्रदान किया जाएगा तो एक तरफ तो तेजस्वी यादव कह पाएंगे मीडिया के सामने कि देखिए कि हमने जो 10 लाख का वादा किया था, तो 3 लाख तो हम बैठे बैठे कर दिए। और बाकी एक 1.5 लाख तो हमको लगता है वो लोग पहले से ही काउंट करके रखे हुए हैं। हालांकि वो बहालियाँ एनडीए के समय की हैं, लेकिन उसको भी वो लोग काउंट करके चलते हैं। खैर, उस राजनीति में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो ये दिखा देंगे कि 3 लाख भैया हम दे दिए रोजगार, जो कि आपके नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए। इससे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की दिशा में इनको लगेगा कि हम कुछ तो काम किए। और दूसरा, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो आपके नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए कुर्सी खाली दिखेगा। ये बात। तो आपको मुकाबला अगर हाथी से करना है तो अपना औजार भी हाथी के साइज के हिसाब से रखना पड़ेगा, न कि चींटी वाला अगर हथियार रखिएगा हाथी के सामने में, तब आपका मुकाबला नहीं हो पाएगा। ये बात। अब है कि आगे के लिए हम लोग क्या उम्मीद करें? क्या बिल्कुल निराश हो जाना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। नियमावली में अब अधिक देर नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए देर नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री ने ही कह दिया है। ये शिक्षा मंत्री ऐसे हैं कि अगर इनको नहीं देना होता है तो सीधा बोल देते हैं कि लाखों बहालियाँ हैं, महीनों लगेंगे। ठीक है, अभी तक तो यही बोल रहे थे। फरवरी से पहले जब भी उन्होंने मीडिया में बयान दिया है तो लोग यही बोलते हैं कि 2 बयान तो उनका कॉमन हो गया है, हम लोग को भी याद हो गया हुआ है कि 16 करोड़ रोजगार है। पहले नरेंद्र मोदी से आप पूछते नहीं हैं, जो लोग 16 करोड़ रोजगार बांटते हैं हम लोग से पूछते हैं। दूसरा, बार बार बोलते हैं क्या, लाखों रोजगार है, महीनों लगेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने बोल दिया है कि हम नियमावली पर साइन कर दिए हैं, महीना दिन के अंदर नियमावली आ जाएगा। महीना दिन के अंदर जब बोले थे तो फरवरी का स्टार्टिंग ही था, आज है 14 फरवरी।
14 फरवरी है और आपको फरवरी ख़त्म होने में अब बस 14 दिन है। 27 मार्च से विधानसभा सत्र है, सॉरी 27 फरवरी से विधानसभा सत्र है और उम्मीद ये करके चलना चाहिए कि आ जाना चाहिए नियमावली इस बीच में, क्योंकि आपकी नियमावली वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचार के लिए रखी गई है। अब वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के पास काहे है, इसलिए है ताकि कई बार क्या होता है ना कि आरक्षण वगैरह के मुद्दे होते हैं, तो इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ही विचार करता है कि किन्हीं कैंडिडेट को आरक्षण दिया जा रहा है, वो पुराने नियमों से बिल्कुल अनुकूल हो, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हो और अंतिम में रोजगार अगर देना है तो पैसा सबको वेतन देने का काम तो वित्त विभाग ही करेगा। तो वित्त विभाग भी अपना हिसाब किताब पूरा देख लेता है। तो ये सब चीज़ें, बाकी कुछ है नहीं इसमें। मान लीजिए कि इस महीने के अंत तक नहीं भी देते हैं, ठीक है, इसके बाद सभी आदमी अगर आंदोलन भी करते हैं और अगर मीडिया में बयान भी देते हैं, तो सीधा आप शिक्षा मंत्री के बयान को टारगेट करते हुए ही बनाइए कि देखिए ये तो खुद बोले थे कि हम फरवरी में दे देंगे, तब तो फरवरी बीत रहा है या बीत गया है, अब क्यों नहीं दिए। तब जब टारगेट कीजिएगा शिक्षा मंत्री पर, तो वो आपका बोली भी खनकदार निकलेगा और प्रभाव भी उसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए कम से कम नियमावली की उम्मीद तो कर लेनी चाहिए कि जब खुद शिक्षा मंत्री बोल दिए हैं, इससे पहले इन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है कि हाँ हम इस महीने में दे देंगे। इससे पहले सीधा बोल देते थे कि महीनों लग जाएंगे। दूसरी बात कि क्या 7वां चरण सचमुच आ जाएगा नियमावली आते हैं? नहीं भाई मेरे, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कि नियमावली और 7वें चरण को, नियमावली मान लीजिए कि इधर है, इधर 7वां चरण है, कि इस दोनों को एक साथ लगा के देखते हैं। उनको लगता है कि आज नियमावली आई और कल उसके साथ ही 7वां चरण आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 7वें चरण में अभी भी देरी है। कई कारण है उसमें, जो सरकार खुद कारण बना के रखी है। ऊपर में पूरा चर्चा कर ही दी है कि जब चुनाव से ही प्रेरित है तो कोई न कोई लूप होल तो बना के रखेगी। 3-4 लूप होल है, उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। फिलहाल ऐसा आप मान के नहीं चल सकते हैं कि नियमावली आने के साथ ही उसी दिन 7वां चरण का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। खास करके प्राथमिक के अभ्यर्थियों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। हाई स्कूल में भले हो भी जाए, लेकिन हाई स्कूल भी मार्च के अंत या अप्रैल से पहले स्टार्ट होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें एससीटी है, फिर छठा चरण का मुद्दा है, एजेंसी वगैरह तय करना है, बहुत सारे भी काम है उसमें। फिर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।